अब तक जो हम लोग 5 भाव तक पढ़े हैं, उस 5 भाव एक जो चार्ट है इस पे हम देखेंगे कि कैसे प्रिडिक्शन करना है। ठीक। सामान्य सा जो लोगों के बीच कंफ्यूजन होती है ना, वो ये होता है भावों को लेके। जैसे मान लो 5वां भाव जो है, वो 5वां भाव चाइल्ड बर्थ का भी है, प्रेम संबंध का भी है, इंटेलिजेंस का भी है, कला कौशल का भी है, धन के नुकसान का भी है। समझ रहे हैं? तो इसमें ये कब किसके लिए कौन सा रिजल्ट देगा, इसके लिए हमें भावों के कस्पल सबलॉर्ड का अध्ययन करना होता है। समझ रहे हैं? भावों का कस्पल सबलॉर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको प्रॉमिस ऑफ इवेंट इसी चीज को कहते हैं। ठीक। ज्यादातर लोग क्या है, जैसे मान लो हम ये बोलते हैं किसी के चार्ट में कि आपकी कुंडली में 5 और 9 भाव के कारण धन के नुकसान का योग दिख रहा है, या पंचम भाव है, तब सीधा उसका प्रश्न ये होता है कि 5वें भाव से तो शेयर मार्केट सट्टा वगैरह भी देखते हैं, तो क्या हम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि 5वें भाव से शेयर मार्केट है, लेकिन उस शेयर मार्केट से आप कमा सकते हो कि नहीं, इसके लिए हमें 5वें के कस्पल सबलॉर्ड का अध्ययन करना होता है। समझ रहे हैं बात? धन का नुकसान ये दूसरे का कस्पल सबलॉर्ड में 5वां आना बताता है। ठीक। सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब आप कंसल्टेशन देते हैं, लोग 2 4 8 10 वीडियो देख के आए होते हैं, अब उस ज्ञान के कारण सबसे ज्यादा समस्या होती है। कल एक लड़का कुंडली दिखवाया, 22 24 साल का होगा, वो पूछ रहा था दवा का, उसको काम करना था, मेडिकल की शॉप वो स्टार्ट कर रहा था। मैंने बताया हाँ कर सकते हो। उसी भी तब तक उसका व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आ गया है कि मून सेकंड लॉर्ड 12th में उच्च का बैठा हुआ है, गुरु से संबंध बना रहा है, त्रिकोण में जा रहा है, ऐसे वैसे पूरा अपना। मैंने एक शब्द कोई उसको रिप्लाई नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर आदमी आज यूट्यूब के जमाना में ज्योतिष बना बैठा है, वास्तु विशेषज्ञ बना बैठा है। समझ रहे हैं? हर आदमी के पास अपना वो नॉलेज है, वो लेके आया हुआ है। तो सीधा सपाट मेरा यही मैटर होता है कि मेरी जो जानकारी है, इस जानकारी के हिसाब से आपके प्रश्नों का ये उत्तर है, यस या नो, क्लियरली। बाकी विशेष जो आपकी जितनी नॉलेज है उतनी हमारी नहीं है, तो इसलिए अब उसको मैच करने का सवाल ही नहीं उठता। सिंपल सी बात है। वही बात हाउस यूटिलाइजेशन की जो होती है, जैसे महेश जी, कई बार मैंने आपके वाले टॉपिक पे कई बार आपको बताया भी, जैसे आप बोले भी कि 6 8 12 है तो उससे संबंधित काम कर लो, तो मैंने ये बताई कि कोई भी भाव काम काम करते हैं तो उससे वो रिजल्ट खत्म नहीं हो सकता। हम्म। अरे वो ऐसा होता तो एक डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता। 5 और 9 से आप टीचिंग का काम कर लो, इसका मतलब ये है कि शिक्षक को कभी पैसे का नुकसान नहीं होगा। नहीं। अब सही वहीं है। एक दो चार वीडियो कहीं किसी का देख के अपना परसेप्शन बना के खुद ही ज्योतिष बन जाना सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। ठीक है। आप सीख रहे हैं अब तक जो आप 5 भाव पढ़े हैं, अभी हम यही मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए, आप समझिए कि कुंडली में 5 ही भाव होते हैं। ठीक है। अब ये फ्रेश कुंडली आपके सामने आई है, 2006 का है, जन्म है, यानी ये बच्चा अभी 17 साल का है, 17 ईयर्स का। ठीक है। अब हम्म। 17 ईयर्स है तो जातक का जो प्रश्न होगा या इसके मदर फादर का जो होगा वो होगा ही, लेकिन सामान्यतः हमारे दिमाग में भी घूमना चाहिए कि 17 साल की उम्र है, तो जो भावों का इंटरप्रिटेशन है वो हम किस आधार पे करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक। अभी हम सिर्फ प्रॉमिस ऑफ इवेंट जो 1 से 5 भाव आप पढ़े हैं उसके आधार पे हम क्या क्या जजमेंट निकालेंगे, कैसे बात करेंगे, उसी चीज को सीख रहे हैं। ठीक। बाकी 5वें भाव के अलावा बाकी भावों पे नहीं जाना है, अभी दशाओं पे नहीं जाना है। प्रॉमिस ऑफ इवेंट पढ़ना आपको आ गया तो फिर दशा उसी का पार्ट है, मतलब वो अलग नहीं है, जुड़े ही हुए हैं। लेकिन प्रॉमिस ऑफ इवेंट आपको नहीं आया तो फिर दशा से भी आपको कुछ विशेष नहीं होगा, तो फिर आगे गोचर से भी कुछ नहीं मिलना। सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिए। अब ये चार्ट आपके सामने आई, तो सबसे पहले हम लग्न के सबलॉर्ड को देखेंगे। लग्न का सबलॉर्ड है शनि। ठीक। अब शनि ग्रह जो है वो जातक के बारे में बताता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ठीक है। मोटा मोटा एक अनुमान देता है। साथ ही साथ शनि का स्टार है यानी केतु,
लग्न का सब लॉर्ड हमने फर्स्ट हाउस से देखा, वो कौन सा प्लेनेट है? मैं ऐसे नोट्स बना रहे हो तो मत बनाओ जी इसको, सर। ठीक है, पहले समझो। लग्न का सब लॉर्ड जो है वो है शनि। अब शनि जो है वो 1612 का रिजल्ट दे रहा है। इसका स्टार है केतु, ये भी 167912 का रिजल्ट दे रहा है। इसका सब लॉर्ड है वीनस, 4910 का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अभी हम यहां से कुछ चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे? लग्न का सब लॉर्ड जो शनि है, तो शनि होने के कारण जातक के ऊपर, जातक के पर्सनालिटी पे, इसके माइंडसेट पे शनि के जो गुण है वो आपको मिलेंगे, एक्टिव मिलेंगे। जैसे शनि प्रधान जो जातक होता है, शनि प्रधान से मतलब यहाँ केपी के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे, यदि आपके फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड पे शनि का प्रभाव, यानी फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड शनि है, उसका स्टार लॉर्ड शनि है, तो जातक थोड़ा सा कम बोलने वाला, ठीक है, अपने धुन में रहने वाला। आप यदि उससे बात करोगे तो वो बात करेगा, आप मतलब स्टार्ट करेंगे तो वो करेगा। नॉर्मली वो अपनी तरफ से बातचीत स्टार्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा कम बोलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। सामान्यतः इनको आलसी भी कह दिया जाता है, वैसे बेसिकली आलसी नहीं होते हैं, इनका अपना स्पीड, अपना पेस होता है, यानी अपने तरीके से, अपने हिसाब से ये काम को करते हैं। साथ ही साथ इसका स्टार केतु आ गया। केतु जो होता है वो स्पिरिचुअल माइंडसेट को बताता है, केतु स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को बताता है। अब इस 17 साल का उम्र है, इस हिसाब से हम देखें तो किस प्रकार से होगा? शनि और केतु दोनों का प्रभाव थोड़ा सा कटा कटाव में भी हो सकता है। जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्ती है, वो थोड़ा सा कम हो, लिमिटेड हो, अपने हिसाब से जो होना। इंट्रोवर्ट ऐसा जातक हो सकता है, मतलब अंतर्मुखी, ठीक है, काम से काम रखना, जैसी बात विचार होती है उस तरह से, मतलब जितनी आवश्यकता है उस तरह से। सब लेवल पे है वीनस, ठीक है। अब यहाँ पे आके, अब वीनस की जो एनर्जी है, वीनस का जो एट्रीब्यूट्स है, उस शनि और केतु से कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो लेकिन वीनस का भी प्रभाव मिल रहा है, और वीनस यहाँ अनटेनेंटेड है। तो वीनस के कारण जो एक चंचलता होती है, जो एक मासूमियत होती है, वो भी चीजें, यानी एक तरह से हम कहें ये ड्यूअल पर्सनालिटी इस जातक में देखने को मिलेगी। एक तरफ वो काफी खुश से लेके अट्रैक्टिव हर वो फील करेगा, दूसरी तरफ वो शनि वाली चीजें फील होगी। मतलब दोनों ही चीजें इस जातक में देखने को मिलेगी। कभी लगेगा कि ये इस प्रकार से, अरे इतना परिवर्तन, इतना हंसमुख, इतना बातचीत वाला, कभी दूसरी तरफ अरे काफी अंतर्मुखी है, बहुत कम बोल रहा है, काफी शांत है, चुप है। तो ये ग्रहों के आधार पे। अब इसमें जो भाव होते हैं वो भाव इनका, जैसे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड शनि है, ये 1612 का रिजल्ट दे रहा है। इसके स्टार लेवल पे भी देखेंगे तो 1612 आया, यानी ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताते हैं। यानी जातक को हेल्थ रिलेटेड समस्या, छोटी या बड़ी, लगभग पूरे जीवन परेशान करेगी। शनि है तो शनि लंबे समय तक चलने वाले बीमारियों का कारक होता है। तो इस कारण जो लंबे समय में नॉर्मली जो सामान्य टेंटेटिव बीमारियां होती है, शनि जो कारक होता है, शनि वात का कारक होता है, यानी दर्द का, वात रोगों का। तो जैसे दर्द हो गया, पेट में गैस की समस्या हो गई, डाइजेशन की समस्या हो गई, स्किन डिजीज लंबे समय तक चलता है, केतु स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज का, पैर में घुटने से नीचे जो दर्द होती है उसका। तो ये चीजें, साथ ही सब लॉर्ड लेवल पे वीनस है, वीनस आंखों का कारक है, स्किन का कारक है। तो एक टेंटेटिव ये क्षेत्र निकल के आ रहे हैं जिससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब मोहन जी आप ये बताइए, इसमें जितनी मैंने बातें बताई हैं इसमें से कितना सही है, कितना गलत है? पूरा सही है सर। ये अभी अभी थोड़ा हेल्थ ठीक हुआ है, नहीं तो हमेशा बीमार, बचपन में बहुत ही बीमार रहता था। अभी हमने दशा को नहीं मतलब देखा, स्किन डिजीज बोले अभी फिलहाल उसको। ठीक है। नहीं, हाँ, मतलब उसका हेल्थ इश्यूज रहता है। ठीक है। स्किन डिजीज रहा है इनको बचपन में। अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट, अभी भी चल रहा है स्किन का। स्किन, दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे स्किन वही उसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग को हो जाता है तो तुरंत ठीक हो जाता है, और 5-7 दिनों में उसका नहीं ठीक होता रहता है। तो एक क्रोनिक महीनों भर उसको दवाई लगाना पड़ता है। स्किन डिजीज के लिए प्रैक्टिकली होम्योपैथ बड़ा अच्छा काम करता है। मुझे सोराइसिस की समस्या हुई थी, वो सोराइसिस पॉसिबली 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक चला था। येलोपैथ का मैंने ट्रीटमेंट कराया, महंगी से महंगी टेबलेट खाने के बाद 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता था, राइट हैंड में हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद हो जाता था। तो होम्योपैथ का जब मैंने ट्रीटमेंट कराया
तो होम्योपैथ के ट्रीटमेंट से काफी लाभ मिला, समझ रहे हैं, आपको स्किन डिजीज में। सल्फर के अलावा कोई दवाई का नाम याद है सर? होम्योपैथी में सल्फर नहीं, दिया वो होगा, और लोग कोई ऐसे दवाई भी दवा दिया? वो नाम देते नहीं हमारे तरफ। जो दवा मतलब जो लोग होम्योपैथ की दवा देते हैं वो तो एक ऐसे शीशी में बना गोली। के देते हैं, वो नाम तो पता नहीं चलता, नाम बता देते हम्म। हैं, समझ रहे हैं। हाँ। तो यदि आप, मुझे काफी जानकारी है, अच्छा, होम्योपैथी के बारे में जानकारी है मुझे। मेरे पिताजी होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो मैं जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन होम्योपैथ खुद से ठीक हुई खुद थी। यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। हो सक आप दिखा लीजिए। जी। और एक चीज और जो मैंने सोराइसिस वाले केस में मैंने पहले भी किसी क्लास में बताई थी, यहाँ बता देता हूँ। वो नित्यानंदम एक है, नित्यानंदम ही आयुर्वेद वाले, पतले हाँ, पतले हैं, गुरु जी काफी श्री नित्यानंदम। क्या क्या बोले श्री भाई? श्री नित्यानंदम करके श्री नित्यानंद, चैनल। हाँ। उन्होंने बताया था क्या कि हम्म। सुबह में आपको खाली पेट गिलोय का जो रस होता है ना, गिलोय वाला पतंजलि में आता है, अलग अलग कंपनियों का भी आता है, तो आपको 50 ग्राम गिलोय का रस ले लेना है, और 50 ग्राम जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा का जूस वो ले लेना है, 100 ग्राम हो गया। और ब्रांडेड कंपनी की जो हल्दी आती है, मिक्सी में पिसा हुआ नहीं, ब्रांडेड कंपनी की, वो हल्दी जो है वो एक या दो चुटकी उसमें डाल देना है। और फिर एक गिलास गर्म पानी रखना है। मतलब आप एक गिलास ले लो, उसमें 50 ग्राम गिलोय डाल दो, 50 ग्राम एलोवेरा डाल दीजिए, और दो चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसको चम्मच से मिला के आगे उसको पी लीजिए, और फिर साइड से जो गुनगुना पानी आप रखे रहेंगे ऊपर से उसको पी लीजिए। ठीक है। वो सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा बताए थे। अलग भी स्किन डिजीज में काफी मुझे हेल्प किया। वो मैंने कंटिन्यूअस 6 महीने मैंने उसको भी ट्राई किया, होम्योपैथ की ट्रीटमेंट के साथ साथ, समझ रहे हैं। तो ये जी। चीज मुझे काफी हेल्पफुल लगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए शनि क्या है, लंबे समय तक का कारक भी है बीमारी का, और केतु भी इसमें है, दोनों तो चीजें परेशान करेंगी। तो इसलिए ये चीजें अल्टरनेटिव थोड़ा सा अपनाते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी ट्राई किया सर वो एक्चुअली। हाँ, अच्छा, उनका दिन ये में जो कितनी गिलोय, हल्दी और क्या बोलते एलोवेरा हैं, एलोवेरा गिलोय दिन में? हाँ, दिन में कितनी बार सर? तीन महीने, सिर्फ खाली पेट। सुबह में खाली पेट, सुबह में, खाली पेट? ठीक। सुबह में खाली पेट, बस एक ही टाइम करना है। ये तो पतंजलि की एक कायाकल्प वटी आती है, अच्छा, मैंने वो भी ट्राई की, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता सर, स्किन डिजीज के? स्किन के प्रॉब्लम के लिए। गिलोय की आया। घनवटी आती है और कायाकल्प की एक घनवटी आती है। हम्म। ये दो भी लिए आपने तो बहुत अच्छा रहा। मतलब इससे सिंपल है, या आप मतलब होम्योपैथ या और आयुर्वेद, इसी दो की तरफ आपको ट्रीटमेंट का डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा, तो ही बेनिफिट मिलेगी, समझ रहे हैं। जी, जी। एलोपैथ से उतना लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है। चलिए अब हम इनके ये जो फर्स्ट हाउस का मैंने इंटरप्रिटेशन बताई, ये आप लोगों को समझ में आया? अरुण जी आप भी बताइएगा। रीजन है कि ऐसे ही जैसे मैंने जो रूल आपको बताई है, सेम टू सेम वही चीजें मैंने यहाँ अप्लाई की है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बताया जो आपको नहीं बताया। अरुण जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई, कुछ कर रहे हैं? नहीं आ रही आवाज आपकी, पता नहीं क्या। वर्षा मैम आपका क्लियर है? अनम्यूट है आपका, सॉरी म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिए। मोहन जी क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ। महेश जी आपका? जी सर। और अरुण जी आपकी आवाज फिर नहीं आई है, आप देख लेना, आपको नहीं तो आप कुछ पूछोगे तो फिर पता हाँ नहीं। जी, अब ठीक है। हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, क्लियर है, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक। चलिए अब हम सेकंड कस्पल सबरॉड लेते हैं। पहला का ये हो गया। दूसरा कस्पल, अब जैसे मान लीजिए यहीं पे एक हम बात करते हैं, जैसे अब क्लाइंट का ये प्रश्न हुआ कि क्या ये बीमारी सही होगी या नहीं। ये ऐसा प्रश्न है कि हम कुंडली कैसी भी दिख रही हो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बीमारी नहीं ठीक होगी, समझ रहे हैं। हमें कुछ चीजें उम्मीद भी देना है ना। एक हम काउंसलर हैं, हमें निगेटिव वर्ड्स को भी इस तरह से बोलना है कि उसका इंपैक्ट निगेटिव ना हो। ठीक है। यानी जैसे बीमारी है, हमें दिख रहा है कि ये लंबे समय तक चलेगी, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे पूरे जीवन ही रहेगी या इस प्रकार से ही रहेगी। हम कहेंगे यार थोड़ा सा आपको परेशान करेगा बीमारी, आप इस तरह से जो भी मेडिसिन के, जैसे हमने मोहन जी को बताई कि होम्योपैथ है या आयुर्वेद है, इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट लें,
प्रयोग करें, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से एक तरह से मोटिवेशन भी होना चाहिए, ठीक। बाकी एक्चुअल में जो हीलिंग के भाव होते हैं, बीमारी को सही करने वाले, पंचम भाव, नवम भाव, 11वां भाव, उसमें से 9वां भाव इसमें मौजूद है, ठीक है। 5वां भाव इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन आगे दशा जैसे आएगी मे भी पंचम भाव इसमें मर्क्यूरी में स्टार लेवल पे देखें, मर्क्यूरी में ही है, बाकी स्टार लेवल पे नहीं है। सब लेवल पे भी देखें तो सिर्फ मर्क्यूरी में ही है, और इस प्लेनेट लेवल पे भी देखें तो सिर्फ मर्क्यूरी में ही है। यानी मर्क्यूरी का हम देखें तो उसका पंचम भाव छोड़ दें तो बाकी किसी में पंचम भाव है नहीं, ठीक है, सिर्फ मर्क्यूरी का ही है। वैसे रेमेडी सेक्शन जब हम आगे चलेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से आपको यूज करना होता है, लेकिन नॉर्मली मर्क्यूरी में ही 5वां भाव है। उसके साथ साथ 9वां और 11वां भाव भी सपोर्टिव होते हैं, तो 9 11 जुपिटर में है, फिर यहाँ जुपिटर है तो जुपिटर 2 बार आएगा तो राहु और मर्क्यूरी भी ये हो जाएंगे, साथ ही साथ सन में भी है तो केतु भी है। यानी 5वां भाव हो गया, 9वां भाव हो गया और 11वां भाव भी होगा। तो ये तीनों जब जब दशा अंतर दशा में ऑपरेट करेंगे तो उस हिसाब से हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा, ठीक। तो थोड़ा सा हमें मतलब जो भी बात करनी होती है, चाहे वो हेल्थ वाला मैटर हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मैटर हो, तो इस स्थिति में थोड़ा सा अच्छे तरीके से कुछ निगेटिव बातें उन पे हावी ना हो। सेकंड कस्पल्स लॉर्ड जो हम बात कर रहे हैं, ये है इनका वीनस। अभी 17 साल का बच्चा है मान लो, तो 17 साल है, इसमें जो बोली हो गई, वाणी हो गई, ये तो महत्व का है ही, साथ ही साथ आपका धन का भी है, धन का ओवरऑल लाइफ के लिए ही है। तो सेकंड कस्पल्स लॉर्ड जब आप वीनस को देखेंगे तो वीनस जो है वो 4 9 10 का रिजल्ट दे रहा है। वीनस का स्टार लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो रिजल्ट दे रहा है 5 8 9 का, और वीनस का सब लॉर्ड जो है सैटर्न वो रिजल्ट दे रहा है 1 6 12 का, ठीक। अब दूसरे भाव का जब हम देखेंगे तो ये दूसरा भाव धन का, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए होगा, तो इस दूसरे कस्पल सब लॉर्ड में चौथा भाव धन के लिए सहायक होता है, कोई इससे समस्या नहीं है। 9वां भाव निगेटिव होता है, ठीक है, यानी धन का नुकसान होगा, लेकिन 9वां भाव पिता का भी है। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 9 का रिजल्ट दे रहा है, पिता के द्वारा धन प्राप्ति, पिता से धन लाभ हो सकता है। 10th हाउस कृष्णमूर्ति पद्धति में 9वां भाव को पिता का मानते हैं, और 9वें से दूसरा होता है 10वां भाव, 9 से दूसरा यानी पिता के धन का। तो धन का नुकसान भी है और पिता के द्वारा मिलने वाले धन को भी बता रहा है। स्टार लेवल पे जाएंगे तो मर्क्यूरी है जो 5 8 9, जो धन के लिए तीनों ही निगेटिव भाव है, यानी धन के नुकसान का है, धन का नुकसान करेगा, ठीक है, धन हानि होनी है, ये फैक्ट है, कुछ भी आप कर लो एक साथ आ गया, ठीक है। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के कारक को अब हम पकड़ेंगे। मर्क्यूरी क्या कारक है? मर्क्यूरी एजुकेशन का कारक है, मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है। अब ये धन का नुकसान कराएगा, अपने पढ़ाई के दौरान भी धन का नुकसान होगा। मे भी हो सकता है कुछ ऐसे कोर्स में एडमिशन ले ले जो फिर वो कंटिन्यू ना करे, या कुछ ऐसा जो भी है, कुछ खर्चे एक्स्ट्रा हो जाए किसी भी प्रकार से, उसके कारण धन का नुकसान हो गया। आगे जब कैरियर के बाद निकलेगा तो मर्क्यूरी बिजनेस है तो दिमाग में आएगी कि हम बिजनेस कर ले, उस बिजनेस के कारण धन का नुकसान होना है, ये होगा। सब लेवल पे है शनि जो रिजल्ट दे रहा है 1 6 12 का। वैसे बेसिकली धन के हिसाब से हम देखें तो इसमें पहला भाव तो खैर निगेटिव है, लेकिन छठा पॉजिटिव है, और 12वां इन्वेस्टमेंट वाले मैटर के लिए पॉजिटिव है। यानी धन की जो स्थिति है इसमें नुकसान की अधिकतम पॉसिबिलिटी दिख रही है, अधिकतम। लेकिन एक चीज यहाँ ये भी निकल के आती है कि जैसे जो नवम भाव है, तो नवम क्या है? पिता का होता है। यानी यदि फाइनेंशियल मैटर पिता से संबंधित हो, पिता के परामर्श के द्वारा हो, उनके अधीन हो, तो ये चीजें काफी हद तक कम की जा सकती हैं। मतलब अपने हाथ में ना होके फादर के अधीन हो, उनसे परामर्श के द्वारा की जाए तो काफी हद तक कम हो सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि फिर आप ये कहेंगे कि अरे ये ऐसे करें तो खत्म हो जाए, हाउस यूटिलाइज हो जाए। वो प्रोसेस वहीं बताई जा रही है, लेकिन वो रिजल्ट कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि पिता के द्वारा या उनसे सलाम विचार करके वो अपना काम करे तो धन का हानि होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कम हो सकती है, समझ रहे हैं? कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये होना है।
बोली वाणी की बात करें तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड वीनस है। वीनस तो खैर एट्रैक्टिव वाणी का कारक भी होता है, साथ ही साथ मर्क्यूरी भी है। मर्क्यूरी भी जो बोली होती है एक तरह से एक चतुर चालाक जो वाणी होती है, बोली होती है, उस चीज को बताता है। लेकिन लग्न पे चूंकि शनि का प्रभाव है तो नॉर्मली ये माइंडसेट को बताता है। तो ऐसा जातक बोलेगा तो कम ही, लेकिन जो बात बोलेगा ना, जो भी इसके बातचीत का तरीका होगा, अंदाज होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, अच्छा होगा। चौथा और पांचवा भाव है, तो जो बातें होंगी 4 और 5 एजुकेशन का होता है, 9th हाउस में एजुकेशन का होता है, 8th हाउस रिसर्च का होता है। तो मतलब जिस उम्र में होगा, जिस लेवल के जब भी होगा, तो उसकी बातें थोड़ी सी वजनदार होगी, मतलब लगेगा कि बात में दम है। सोच समझ के बातों को रिप्रेजेंट करना, ये वाली स्थिति होगी। ऐसा रहेगा, ये नहीं कि मतलब हवा में बोलना या तुक्के मारने वाला, ये चीजें नहीं होंगी। क्योंकि पंचम भाव जब है तो जातक तुक्का नहीं मारता, मतलब वो इंटेलिजेंस के द्वारा उस चीज को बताता है, रखता है। लेकिन जब अष्टम भाव है, बाय डिफॉल्ट ये निगेटिव होता ही होता है। तो कई बार इसकी जो बातचीत का अंदाज है, मे भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीजें स्लिप ऑफ टंग हो सकती हैं, बोलने में असावधानी हो सकती है, जो इसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। तो धन का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड से हमने, और बोली का भी हमने आपको बताई। एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिए, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में 5, 8, 9 है। वैसे शेयर मार्केट वाली चीजों के लिए तो हम 5वां भाव से देखेंगे, फिर आगे ट्रेडिंग होगा सप्तम से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए 12वें से देखेंगे, ठीक है। वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ सेकंड आपने पढ़ा है, वहां इसलिए बता दे रहा हूं कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में जब 5, 8, 9 आ गया ना, तो ऐसा जातक शेयर मार्केट में पैसे लगाएगा तो उसको नुकसान उठाना है। अब क्यों उठाना है, वो उसका रीजन समझिए। जो भी आदमी पैसे लगाता है शेयर मार्केट में, वो आप अपने पास का जो रखा हुआ पैसा होता है वहीं लगाते हैं। मतलब जो आपकी सेविंग्स होती है, सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स होती है, ठीक है, आपका बचत होता है। तो जो दूसरा भाव आपका बचत है, सेविंग्स है, वो पैसा आप शेयर मार्केट में लगाएंगे तो ये 5, 8, 9 तो बैठा ही है उसको खाने के लिए। सिंपल सी बात है। अब इस केस में आपका पंचम भाव कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सप्तम भाव जो इंट्राडे ट्रेडिंग का है वो कितना भी सपोर्टिव क्यों ना हो, 12वां भाव जो इन्वेस्टमेंट का है वो कितना भी सपोर्टिव क्यों ना हो, ये पैसा खत्म हो जाना है। इन रिजल्ट शून्य होगा। समझ में आ रही है बात? इन रिजल्ट इसका शून्य होगा। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में 5, 8, 9 भूल के भी शेयर मार्केट में नहीं जाना, खासकर ट्रेडिंग वाले सेक्टर में। कई बार लोगों का ये भी प्रश्न होता है नॉर्मली कंसल्टेशन के दौरान, सर कोई उपाय बताइए जिससे शेयर मार्केट से पैसा कमाए। अरे उपाय से शेयर मार्केट से पैसा कमाना होता तो हम ऐसे यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं। हम भी 2-4 घंटा में कोई ट्रेड लगाते, उपाय करके पैसे बना के बैठ जाते। नहीं, शेयर मार्केट तो वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, उससे निकाल लेते हैं। उपाय से नहीं आएगा। ट्रेडिंग, खासकर जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं, तो रोज 2:30-3 बजे तक वो मामला खत्म हो जाना, क्लोज हो जाना, सोचने से पहले खत्म हो जाती है मामला। नहीं, इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपके पास समय रहता है, चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो वो चीजें हैं, एक लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट देना है। लंबे समय में आदमी हो या शेयर मार्केट, दोनों को ऊपर ही जाना है। समझ रहे हैं? दोनों को अल्टीमेट जाना तो ऊपर ही है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यही जातक के मान लो बारे में बात आए कि क्या ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब तब मन में प्रश्न आई कि क्या इन्वेस्टमेंट में उसको नुकसान नहीं होगा। देखिए, नुकसान जो है वो तो है, लेकिन अब शेयर मार्केट में कुछ चीजें सेफ साइड है। जैसे आप निफ्टी 50 में पैसे लगाते हो, जो टॉप की 50 कंपनियां, उसमें आप बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महिंद्रा है, इसको आप टारगेट पे रखते हो, तो वो क्या होगा, और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, मतलब आप 5, 8, 10 कंपनियों में लगा रहे हो, तो उस स्थिति में क्या हुआ, ये आपने चीजों को, रिस्क को न्यूनतम कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। लेकिन अब यही है कि जैसे 2020 में कोरोना आया, अब कोरोना आया तो शेयर मार्केट काफी डाउन हो गया। अब उसी स्थिति में ऐसे लोग जो फंस जाए, मान लो कि 2020 तक उनका पैसा एकदम लग रहा होगा कि जो इन्वेस्ट किया है उसका 8 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 के जनवरी तक दिख रहा होगा, फरवरी तक दिख रहा होगा, तब तक वो सोच रहे होंगे हम मई जून में निकालेंगे, तब तक कोरोना का प्रभाव आ गया।
अब अच्छी अच्छी कंपनियां भी तो डाउन हो गई ना? नहीं, यानी अच्छी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट के बाद वो पार्टिकुलर समय जब आप सोचे होंगे कि हाँ 2020 के इस टाइम में हम निकालेंगे, तो क्या हुआ? नुकसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस है, इस पे हमें नहीं जाना। हम प्रैक्टिकल तरीकों पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तौर तरीके पे, कि प्रैक्टिकली यही है कि सिर्फ आपके एक किस्मत से शेयर मार्केट नहीं डूब जाएगा। नहीं, मतलब आपकी कुंडली में 5 8 9 12 है, तो सिर्फ आपके कारण ऐसा नहीं है कि रिलायंस का शेयर बैठ जाएगा, निफ्टी फिफ्टी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग तो वही होता है, आप ऐसा ट्रेड लेंगे जिसको खत्म हो जाना है। ठीक, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं, और आज के समय के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी आवश्यक है कि आपका अलग अलग तरीके से पैसे का मैनेजमेंट हो। इसके लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन होता है। ठीक, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में ना जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना सही रहेगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई है बच्चे की, तो अपने फादर के गाइडेंस में तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? जब शादी हो जाती है, तो होने के बाद जो भी पत्नी या बच्चे, उनके मतलब उनके थ्रू करा हुआ पैसे आप दे दो, और वो डिसीजन लें। मतलब यदि उनकी कुंडली हेल्पफुल है तो आपके पास से पैसे ट्रांसफर होके चले जाना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब वो फाइनेंशियल डिसीजन आपको स्वयं नहीं लेना है, नहीं तो आप नुकसान में आओगे। क्लियर हो रहा है? बोलिए मोहन जी, सुझाव दीजिए अपना कुछ, अनम्यूट करके सर, बोलिएगा। हाँ सर, क्लियर हो रहा है। चीजें ये स्टेबलाइज की, क्या नहीं किया, मैं वो तो बताइए। मेरा मे, मेरा भी लगभग यही हाल है। जी, तो मैं अपना फिनांस पूरा अपने मिसेज को दे रखा हूँ। ठीक है, अच्छी तो बात है ना, क्या समस्या है इसमें? इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो तो इसके साथ भी यही होना है। यही दिख रहा है, फाइनेंस का डिसीजन लेगा नुकसान होगा। चलिए, ठीक, बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। पिता का संपत्ति 10th हाउस, पिता का धन जी 10th हाउस हुआ। जी, दादा का धन कौन सा हाउस हुआ? 10th ही हुआ कि कोई दूसरा हाउस हुआ? नहीं नहीं, देखिए ऐसे एक्चुअल में ओवरऑल पूरी धन के लिए तो सेकंड हाउस तो खैर पूरा आता है, और पैतृक संपत्ति के लिए 8वां भाव जी, आता है, अष्टम भाव। अच्छा। पैतृक संपत्ति मतलब जो जी, पहले से पूर्वजों के द्वारा जो चीजें चली आ रही हैं। 10th हाउस जी, पिता का धन से मतलब जो उनकी सेविंग्स, उनकी बनाई हुई चीजें वही है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि पिता को जी, भी जो चीजें, चूंकि वो उस परिवार के वारिस हैं, जो उनको ट्रांसफर हुआ वो संपत्ति नहीं होती है। जी, अच्छा, मतलब जैसे समझ हुआ ना गया। जैसे कि मान लो पिताजी के पास 5 बीघे, बाई डिफॉल्ट वो ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है, वो अष्टम भाव है। लेकिन आपने जो कम, तो वो आपके बच्चे के लिए आपने जो कमा, 10th हाउस हुआ, ये पिता का 9th हाउस है, तो 9th से दूसरा 10th हाउस होता है। 9th यानी आप फादर, आप लग्न हो, और आपकी हाँ, संपत्ति यानी 10th हाउस, और पैतृक संपत्ति का ठीक। अष्टम भाव होता है। पैतृक से मतलब ये होता है कि जो भी पूर्वजों वाला जो संपत्ति है, धन है, वो पूरा ओवरऑल इंक्लूड, 8वां भाव। ठीक है, यहां तक में कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चले। चलिए, अब ये फर्स्ट हाउस हमने समझ लिया, हमने सेकंड हाउस समझ लिया। अब आते हैं हम थर्ड हाउस पे, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या बताया था? अब सेकंड हाउस से मान लो संबंधित और प्रश्न होगा, जैसे हमने सेकंड हाउस के बारे में पढ़ा भी था पीछे। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में 8वां भाव होता है, तो इरेगुलर, यानी पैसे का रेगुलर फ्लो नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहेगा। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में 5 एंड 9 आते हैं, तो ऐसा जातक अपना दिया हुआ पैसा दूसरे से मांग नहीं पाएगा, उसके कारण उसको दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में यदि छठा भाव है, तो ये जातक सर्विस के द्वारा पैसे को जनरेट करेगा, पैसे आएंगे। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में 12वां है, तो खर्चों का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, दोनों ही चीजें इसके साथ होंगी। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चीजों को, और जितने कॉम्बिनेशन आप जातक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
थर्ड कस्पल सबलॉर्ड की हम बात करें तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड है शनि। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, इस केस में भी पता नहीं, अब मोहन जी कंफर्म करेंगे, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड शनि होने पे नॉर्मली जातक की जो इंग्लिश हैंड राइटिंग होती है ना, वो अच्छी देखी गई है, इंग्लिश वाली हैंड राइटिंग। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है ये तो कुछ कुंडलियां देखने के बाद मिलेगी। मुझे कुछ कुंडलियों में ऐसा दिखा है थर्ड हाउस हैंड राइटिंग का होता है और शनि होने पे इंग्लिश वाली अच्छी देखी गई है। थर्ड कस्पल सबलॉर्ड वीनस होता है, तो ओवरऑल जो कुछ भी वो जातक लिखता है तो थोड़ा सा वो अट्रैक्ट। हेलो, सुन रहे हैं सर? ठीक है, मैंने ये जो बोला सुने आप लोग, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड शनि होने पे इंग्लिश की हैंड राइटिंग जो है सामान्यतः अच्छा होता है। थर्ड कस्पल सबलॉर्ड शुक्र होने पे नॉर्मली कोई भी वो जो लिखता है जातक वो अट्रैक्टिव होता है, देखने में वो आकर्षित करता है। ठीक है, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड जो शनि है वो क्या रिजल्ट दे रहा है 1612 का, इसका स्टार लॉर्ड केतु वहीं 167912 का, इसका सबलॉर्ड वीनस 4910 का। अब यहाँ पे जो शनि के रिजल्ट है वो तीसरे भाव के रेस्पेक्ट में देखे जाएंगे, थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस जो होता है ना वो पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, कर्म। अब थर्ड कस्पल सबलॉर्ड में शनि है जो 6 और 12 को बता रहा है, यानी जातक अपने कर्म के द्वारा पराक्रम के द्वारा पैसे जनरेट करेगा, कमाएगा, विदेश के द्वारा भी, फॉरेन से भी पैसे कमाने के योग हैं थर्ड हाउस। इसके स्टार लॉर्ड जो केतु है वो केतु 1, 6, 7, 9, 12 को रिप्रेजेंट। कस्पल सब लॉर्ड में जब केतु आ जाता है नॉर्मली तो कई बार हाथों में चोट वगैरह लगने की संभावना भी प्रबल हो जाती है, हाथ या उंगली में, और मे भी वो चीजें जो थर्ड हाउस स्किन के लिए भी देखी जाती है, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी 6 और 12 इसमें है, तो स्किन का और नसों का